लीजिए, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई प्रस्तुति, एक नई पेशकश के साथ। लेकिन आज की प्रस्तुति की कुछ अपनी खासियत है। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि आज मैं किसी बुक को आपके सामने लेकर नहीं आई हूँ। पढ़ने के लिए जिस चीज़ को मैं लेकर आई हूँ वो एक मैगज़ीन है, एक पत्रिका है हिंदी की, जिसका नाम है देश हरियाणा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के कुछ पत्र और भाषणों का संकलन है। और ये पत्र और भाषण इतने नायाब, इतने दुर्लभ हैं कि इससे पहले, इस मैगज़ीन से पहले, ये कहीं और किसी भी पत्रिका या बुक में कभी नहीं छपे। तो ये इस मैगज़ीन के विशेषांक की खासियत है। यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो आप इसे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पूरा एड्रेस दे दूंगी, गूगल साइट्स का भी, जहां से आप इसे मंगवा सकते हैं। देश हरियाणा साहित्यिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मंच, इसका अंक 38-39 जो जनवरी से अप्रैल क्वार्टरली छपता है 2022 का है। और इसका दाम है मात्र 75 रुपीज़। जनरली होता क्या है, जब भी कोई मराठी से, ज़्यादातर इनका काम जो है वो मराठी में लिखा गया है और मराठी से पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है और फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होता है। तो एक भाषा से दूसरी फिर तीसरी भाषा में ट्रांसलेट होने की वजह से जो वर्ड ऑफ एक्सप्रेशंस हैं वो जस के तस नहीं बने रह पाते। लेकिन इसमें मराठी से सीधा पहली बार हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है इन भाषणों और पत्रों को। तो हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि जो एक्सप्रेशंस हैं, कही हुई बातों के, वो जस के तस इसमें बने रहे होंगे। तो चलिए मेरे साथ इसका पाठन शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, फूल जोहार। आगे से ये मैगज़ीन ऐसी है और पीछे से ये ऐसी है। सत्यशोधक फाउंडेशन, और पीछे एक कोट है जिसे मैं पढ़ूंगी और यहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो चलिए इसका अंदर का कंटेंट जान लेते हैं। अंदर इसके संपादक, सह संपादक, संपादन सहयोग, सलाहकार, प्रबंधक वगैरह का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। उसके बाद संपर्क दिया हुआ है, ईमेल वगैरह का एड्रेस दिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगी। तो चलिए, ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले के भाषण और पत्र विशेषांक सत्यशोधक फाउंडेशन की संस्थापक स्वर्गीय श्रीमती विपुला जी की स्मृति में सादर। मूल मराठी से अनुवाद, सुभाष चंद्र, संपादक देश हरियाणा, प्रोफेसर हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विद्यालय, कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहला इंडेक्स है। यूँ तो इसमें तकरीबन 100 पन्ने हैं, लेकिन मैं शुरुआत के 75 पन्ने यानी कि 75 पेजेस ही पढ़ूंगी, जिसमें कई तरह के भाषण और पत्रों का संग्रह है। तो सबसे पहले इसकी संपादकीय भूमिका पढ़ लेते हैं। गुलामगिरी को नष्ट करने के लिए एकजुट हों, ये इसका टाइटल है। हमें अपनी गुलामगिरी को नष्ट करने के लिए एक होना पड़ेगा। भट्ट के देव, धर्म व पुराण हमारे दिमाग में अंधविश्वास पैदा करते हैं और गुलामगिरी को पक्का करते हैं। इनकी गुलामगिरी से बचने के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाओ और अपने पुरखों की जय जयकार करो। ज्योतिबा फूले। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अपने पुरखों की जय जयकार करो, जिसका मतलब है कि अपने इतिहास के बारे में जानो। जो समाज अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता उसको हाशिए पर ही रहना पड़ता है। महात्मा ज्योतिबा फूले को आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के जनक तथा सावित्रीबाई फूले को भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। भारत में शोषित, वंचित, दलित व नारी वर्गों की मुक्ति के प्रवर्तकों का जीवन व कार्य इन वर्गों में चेतना व आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं। समाज में उनके नाम पर सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, चौपालों, पुस्तकालयों का निर्माण हो रहा है। उनकी जयंती व पुण्य तिथियों पर गांव-गांव में हो रही संगोष्ठियां व कार्यक्रम इनके प्रति श्रद्धा व आदर का परिचायक हैं। सरकारी
स्तर पर भी अनेकों सड़कों, सार्वजनिक भवनों, शिक्षण संस्थानों व योजनाओं के नाम रखे गए हैं, लेकिन हिंदी क्षेत्र में अभी तक उनके क्रांतिकारी व जीवंत साहित्य की पहुंच बहुत कम है। तो पढ़ो नहीं पूजो वाली कहावत को यहाँ पर वो चरितार्थ कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर दिया है, उनका नाम जो है अपने महापुरुषों के नाम पर रख दिए हैं, चाहे अंबेडकर भवन हो, चाहे सावित्रीबाई फूले भवन हो, महात्मा ज्योतिबा फूले पुस्तकालय हो, लेकिन इन भवनों का निर्माण तो कर दिया, उनके नाम भी आम जन से जान गया है, लेकिन फिर भी उनके लिखे गए लिटरेचर को बहुत कम पढ़ा गया है। अभी तक उनके आदर्शों को जीवन में नहीं उतारा गया है, कहने का ये मतलब है। फूले दंपत्ति विद इन ब्रैकेट्स सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का आगमन भारतीय इतिहास को मोड़ देने वाली घटना है। समाज में सत्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और मानव भाईचारे की स्थापना के लिए उन्होंने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए और अपने क्रांतिकारी कार्यों के लिए रूढ़िवादी समाज की प्रताड़नाओं को सहन किया, लेकिन पूरी जिंदगी दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते रहे। तो कोई भी चीज़, कोई भी बदलाव 1 या 2 दिन में नहीं आता, उसके लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है और लगातार काम करना पड़ता है, कहने का ये मतलब है। फूले दंपति इसीलिए समाज में बदलाव कर सके कि उन्होंने बिना रुके लगातार समाज के लिए काम किया। तो ये कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, इसमें कई सालों का समय लगता है। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे अनेक समाज सुधारकों ने भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों पर कुठाराघात किया। इन समाज सुधारकों का संबंध मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से था, इसलिए इनका प्रभाव भी इन्हीं वर्गों तक सीमित रहा था। तो हम हिस्ट्री में तो खासकर हम पढ़ते हैं, बचपन से ही हमें बताया जाता है कि कितने कितने महापुरुषों ने कितना काम किया, लेकिन ये सभी के सभी जो थे वो सवर्ण वर्ग या उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे और इनके सुधार जो थे उन्हीं वर्गों और वर्णों तक सीमित थे। इनके आंदोलनों का कार्य क्षेत्र भी स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अनमेल विवाह तक सीमित था। फूले दंपत्ति का संबंध समाज के निम्न वर्ग से था और इनका प्रभाव समाज के निचले वर्गों, शूद्रों, अतिशूद्रों और किसानों तक फैला था। जाति व्यवस्था का खात्मा, छुआछात का खात्मा, धार्मिक पाखंडों व अंधविश्वासों का निराकरण, भेदभाव पूर्ण जातिगत व लैंगिक मूल्यों की सामाजिक जीवन में समाप्ति, धार्मिक आवरण में गरीबों का शोषण, सामाजिक विषमता, अज्ञानता, ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक वर्चस्व के स्थान पर समाज में लैंगिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, वैज्ञानिकता व तार्किकता की स्थापना व शासन प्रशासन में निम्न वर्गों की भागीदारी इनके आंदोलनों का उद्देश्य था। तो ये सबसे बड़ी बात थी। इनसे पहले जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने अपने अपने वर्गों, अपने अपने वर्णों के लिए काम किया, लेकिन फूले दंपत्ति ने उन वर्गों के लिए भी काम किया जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट माने जाते थे उस समय में। समाज में ब्राह्मणवादी विद इन ब्रैकेट वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता विचारधारा के वर्चस्व से शूद्रों, अतिशूद्रों का ज्ञान, सत्ता और संपत्ति से वंचित हुए, जिससे उनके विकास के रास्ते बंद हो गए थे। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने मुंबई, पुणे तथा आसपास के उत्पीड़क वर्गों, विशेष तौर पर मजदूर, किसानों एवं अछूतों को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण व गुलामी के विरुद्ध जागरूक करते हुए संगठित किया और भेदभावकारी विचारधारा के विरुद्ध बगावत करने के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से अछूतों व स्त्रियों के लिए स्कूल, अछूतों के लिए पीने के पानी के कुएं खोलना, विवाह में ब्राह्मण पुजारियों की अनिवार्य उपस्थिति को नकारने,
विधवाओं के सर के बाल काटने के विरुद्ध नाइयों की हड़ताल, शोषित स्त्रियों के लिए प्रसूति गृह खोलने जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए। इन कार्यों के लिए ये महाराष्ट्र के इन कार्यों से ये महाराष्ट्र का लड़ाकू आंदोलन बना। तो इनके ऊपर पहले दूरदर्शन के ओल्ड सीरियल्स यदि आपको याद हो तो आता था भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर आधारित था ये, नेहरू जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक। तो उसमें एपिसोड शायद 45 है, जिसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आसानी से सर्च करने पर मिल जाएगा एपिसोड। महात्मा फूले के ऊपर है ये एपिसोड, तकरीबन घंटे भर का है, उसे आप देख सकते हैं। और अब तक जितनी बातें बोली, जितने आंदोलन उन्होंने चलाए, उन सब को उस एपिसोड में कवर किया गया है। सन 1890 में फूले के मार्गदर्शन में NM लोखंडे ने मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक मुंबई में सूती कपड़ा मिल मजदूरों का पहला संगठन बनाया। फूले ने किसानों में आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन व सहकारिता गठित करना सत्य शोधक समाज के कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल किया। फूले दंपति के देहांत के बाद अहमदनगर, सतारा, कोल्हापुर जिलों और बरार क्षेत्र के अमरावती में भी सत्य शोधक समाज कायम रहा। सत्य शोधक समाज की तमाशा टोलियों ने सामंतवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी चेतना जगाई। इनके जीवन संघर्षों और चिंतन का भारतीय समाज पर, विशेषकर दलित, वंचितों, शोषितों के आंदोलन और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो तमाशा, जिसे आजकल हम लोग नुक्कड़ नाटक कहते हैं, जगह जगह पहले देखने को मिल जाया करते थे, मगर अब तो यूनिवर्सिटीज़ में भी उनका चलन तकरीबन बंद हो चला है। तो अब तो यदि लोगों को एजुकेट करने के लिए आप तमाशा या नुक्कड़ नाटक कहीं खेलें तो वो एकदम राजद्रोह की कैटेगरी में आने के आसार हैं उसके। लेकिन ये जो है समाज को एजुकेट करने के सशक्त टूल्स हैं। फूले दंपति के संघर्ष मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संघर्षों व चेतना की प्रेरणा बने। ज्यों ज्यों भारतीय समाज के शोषित वर्गों में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है, अपने इतिहास और महापुरुषों के जीवन और उनके साहित्य के बारे में जानने की इच्छा भी प्रबल हो रही है। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के जीवन, संघर्ष और सामाजिक बदलाव के कार्य अविभाज्य हैं। उद्देश्य, कार्य, सोच में एकता तथा एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हुए दोनों का व्यक्तित्व विशिष्ट है। फूले दंपति ने नाटकों, पुस्तिकाओं, गीतों, पैम्फलेटों की रचना की। अपने साहित्य में तीखे, कटाक्षपूर्ण व व्यंग्यात्मक लोकप्रिय भाषा शैली के माध्यम से सूदखोर व्यापारी और पुजारी वर्ग विदिन ब्रैकेट शेठ जी और भट्ट जी की चालाकियों व तौर तरीकों को उजागर किया, जिनसे वे शूद्रों अतिशूद्रों को ठगते थे। तो फूले दंपति के काम का यदि आप एनालिसिस करें तो तकरीबन 150 साल हो गए हैं उनके चलाए गए आंदोलनों को। लेकिन आज भी शायद हमारा समाज इस चीज़ को नहीं समझता, उन्हें पूजता ज़्यादा है, पढ़ता कम है। महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले के भाषण व पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जिनमें स्पष्ट तौर पर वैचारिक संघर्ष दिखाई देता है। इनकी चर्चा कम ही हुई है। यहाँ हम महात्मा ज्योतिबा फूले व भारत माता सावित्रीबाई फूले के भाषणों और पत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं। फूले के ये पत्र जब प्रकाशित सन 1856 ईस्वी में हुए थे, उस समय शायद ही किसी भारतीय विद्वान, साहित्यकार या समाज सुधार ने इतनी शोधों का हवाला देते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से मानव विकास के बारे में लिखा हो। उनके भाषणों में भारतीय इतिहास लेखन की वर्गीय पक्षपाती दृष्टि और उनके मंतव्यों की बेबाकी से वर्णन है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री एंगल्स की पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और राज्य नामक पुस्तक का मानव विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न संस्थाओं में निर्माण को जानने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौर करने की बात यह है कि सन 1884 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। महात्मा ज्योतिबा फूले के भाषणों व अन्य लेखन में ये विचार काफ़ी पहले दिखाई देने लगे थे। हम लोग एंगल्स की बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने कितनी बढ़िया किताबें लिखी, लेकिन
जो विचार उन्होंने उन किताबों में लिखे उससे कहीं पहले महात्मा ज्योतिबा फूले के लेखन में उन विचारों को आप पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि एंगल्स को बहुत ख्याति मिली और महात्मा ज्योतिबा फूले क्योंकि शूद्र समाज से, निम्न तबके से थे, इसीलिए उनके सारे लेखन को दबा दिया गया। आप में से बहुत लोगों ने गुलामगिरी पढ़ी होगी। गुलामगिरी में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि अपने खर्चे से कई बार उन्होंने पैम्फलेट्स छपवाए, अपने नाटक छपवाए, जिन्हें उस वक्त के सवर्ण छापे खाने वालों ने छापने से मना कर दिया था। तो उन्होंने उन सभी को अपने खर्चे पर छपवा कर बंटवाया। तो ऐसे भी बहुत सारी बातें गुलामगिरी में उन्होंने लिखी हैं। तो यदि आप लोगों ने गुलामगिरी नहीं पढ़ी है तो मैं कहूँगी फटाफट अमेज़ॉन से मंगवाएं और उसे पढ़ लें। मैं अपनी ज़्यादातर बुक्स अमेज़ॉन से मंगवाती हूँ और ये मैं हर बार बोलती हूँ। आप लोग हर बार मेरे से पूछते हैं कि बुक्स कहाँ से मंगवाई हैं और मैं हर बार इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स से आप इन्हें मंगवा सकते हैं। वैसे तो फ्री PDF भी डाउनलोड करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम संपादकीय भूमिका को जारी रखेंगे और जानेंगे कि ज्योतिबा फूले के भाषण व पत्रों में संपादक ने किस नज़रिए से उन्हें पेश किया है, उनके बारे में क्या राय रखी है अपनी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद। लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।